हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में। आज हम लोग एनसीईआरटी के पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी कल हमने एक क्लास करा था। चूँकि क्लास 6 में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, 5-6 पेज में ही सारे हमारे फैक्ट्स मिल जाएँगे, तो मैंने सबको मैंने चैप्टर वाइज़ नहीं लिखा है। मैंने एक जगह ही सबको लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप अवगत हैं कि विगत कुछ वर्षों में एनसीईआरटी के रोल बढ़ते जा रहे हैं वन डे एग्ज़ाम में। तो आप अगर एनसीईआरटी पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हो और आपके पास बुक्स पढ़ने का समय नहीं है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। डेफ़िनेटली ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं करें। चलिए हम लोग बिना समय गँवाए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी छोटे-मोटे फैक्ट्स हो सकते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को एडिशनल बताते जाऊँगी, तो आप लोग इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि समानता सुनिश्चित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है विविधता की इज्जत करना। तो समानता सुनिश्चित करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना होगा, ठीक है ना? अगर हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देंगे तभी इक्वलिटी एस्टैब्लिश्ड होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा कि संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। आप लोग सुनते जाए, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में अगर अभी से ही फिट होता जाएगा तो पॉलिटी पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। जैसे अनुच्छेद 14 जो है वह क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद 16 कहता है रोजगार में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये मैंने शॉर्ट्स में आपको जल्दी अनुच्छेद 14 से 18 बता दिया कि जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके इसको सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे यहाँ पे आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ठीक है ना? तभी हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बन सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जुड़ा था, ठीक है? तो ये जुड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आर के लक्ष्मण। तो ये कौन थे आर के लक्ष्मण? तो ये थे एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। अब अगर आप लोग वनडे एग्जाम देते होंगे तो आपको याद होगा, अभी कभी भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा तो आर के लक्ष्मण से रिलेटेड एक बार प्रश्न पूछा गया था, शायद एसएससी में। तो उस समय बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे, ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो ये डायरेक्ट है पॉलिटी, ये एनसीईआरटी से ये उठाया गया है। तो हम लोग इसी सब फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? तो आर के लक्ष्मण कौन थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना कब भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना, ठीक है? अब चलिए इसमें हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो देखिए, यह जो प्रसिद्ध उद्धरण है वह लिखा गया है गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। तो इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स है जो मैं आपको क्लियर यहीं पे करवाना चाहती हूँ कि देखिए, याद रखिएगा कि यंग इंडिया किसकी रचना है? तो यंग इंडिया रचना है महात्मा गांधी जी की, ठीक है? और इन्होंने यंग इंडिया कब लिखी थी? तो यंग इंडिया इन्होंने 1931 में लिखी थी। और एक फैक्ट मैं हमेशा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यंग इंडिया और न्यू इंडिया, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने, ठीक है? चलिए, इसके बाद आप महात्मा गांधी की 1-2 रचना और याद रखेंगे। एक है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है? एक यंग इंडिया। चलिए, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार हेतु संघर्ष ने मजबूती पकड़ी। इसे महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का अर्थ है, ठीक है? देखिए, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको आप अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही सब है जो आपको एक पॉइंट जो आगे बढ़ाता है, जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। कट ऑफ से आगे पीछे जो लोग रहते हैं तो यही बेसिक पॉइंट्स इनको नहीं पता होता है, तो लोग सोचते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से आया। तो आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा।
आएगा, ठीक है। तो आप पढ़िए कि सबसे पहले तो इसमें याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि महिला मताधिकार हेतु संघर्ष ने मजबूती पकड़ी थी, ठीक है ना। उस समय एक प्रचलन थी कि मतलब महिला जो होती थी वो घर के काम इन सब में संलग्न थी। तो एक उस समय एक विचारधारा जागृत हो रही थी जो महिलाओं के मताधिकार से प्रेरित हो रही थी। तो कहीं न कहीं रूढ़िबद्ध धारणा से महिलाएँ क्या हो रही थी, विकासशील धारणा की ओर बढ़ रही थी, ठीक है ना। और कहीं न कहीं महिला अपने वोट देने के अधिकार को मतलब जागृत करने का प्रयास कर रही थी। तो इसी प्रयास को हम लोग सफ़्रेज मूवमेंट, ठीक है ना, सफ़्रेज मूवमेंट कहते हैं या महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो सफ़्रेज मूवमेंट का तात्पर्य किससे है? वोट देने के अधिकार से, ठीक है। चलिए, अब अगला फैक्ट है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। तो इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला 1928 में, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर मैं बता ही देती हूँ कि इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 326, ठीक है ना। और एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। देखिए, मैं जो भी छोटे-छोटे फैक्ट्स आपको बता रही हूँ वो यही है, यही 2-3 पॉइंट्स जो होते हैं, जो आप अगर एक जगह पढ़ लोगे तो ये आपके दिमाग में स्कैन हो जाएगा और यही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और आपकी जीके पे पकड़ अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आप इसको अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि एक ही जगह सारे फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। अगला पॉइंट है रंगभेद का अर्थ है। तो रंगभेद का अर्थ क्या है कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है ना। तो किसी की चमड़ी के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो उसको रंगभेद कहते हैं। और महात्मा गांधी भी रंगभेद के शिकार हुए थे और उन्हीं अपमान से वे प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में आगे चल के महती भूमिका निभाए थे, क्योंकि ये उनको सबलता प्रदान की थी, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है सोवेटो है। सोवेटो क्या है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित शहर, ठीक है ना। तो ये इसमें पॉइंट्स था एनसीईआरटी में, तो मैंने इसको बस लिख लिया है। आप बस एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये आपके लिए एक नया वर्ड ना हो। तो सोवेटो कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए, जूलू है। तो जूलू क्या है? एक अफ्रीकन भाषा है। जूलू क्या है? तो यह एक अफ्रीकन भाषा है। उसके बाद अगला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में किसके नेतृत्व में रंगभेद के खिलाफ सफलता मिली एवं दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 1994 में रंगभेद के खिलाफ सफलता मिली। तो नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से है। और आपको पता होगा कि रंगभेद का विरोध करने के कारण ही उनको जेल हुई थी और उनके साथ उनकी वाइफ डोना मंडेला भी मतलब गई थी कुछ वर्षों तक जेल। चलिए, तो उसके बाद है कि कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है ना। कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में है? तो कृष्णा राजा सागर